तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्त आप सभी, एक बार जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चलते हैं, आज की हमारी टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे को हम लोग आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने पहली वीडियो जो की है सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हूँ कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहेगा और क्या क्या हमें पढ़ना है, और करंट अफेयर्स में किस प्रकार से सबसे अधिक मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखा हूँ, और इसमें हमारा आज सेकेंड पार्ट है पर्यावरणीय मुद्दे। इसके पहले हमने एक पर्यावरण की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया हूँ, और आज हमारा है सेकेंड पार्ट। दोस्तों कुछ लोग का कमेंट आता है कि सर पूरी वीडियो मतलब कि सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। तो दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि मैं ये जो सीरीज चालू किया हूँ इसको बिना समाप्त किए नहीं छोड़ूंगा, यानी कि पूरी समाप्त शुरू से लेकर के अंत तक समाप्त करके ही छोड़ूंगा। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बात आती है पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे के कौन कौन से कारण हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और कौन कौन से कारण हमारे आने वाले भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज चलेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। जो कि हमारा सबसे फर्स्ट है हेडिंग है हरित गृह प्रभाव। उसके अलावा क्या है ओजोन परत, यानी कि हरित गृह प्रभाव क्या है उसको बेसिक से एकदम समझने का प्रयास करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से। उसके अलावा ओजोन परत है, हरित गृह प्रभाव, दो हो गया क्या, चलो अच्छा इतना है ना। उसके अलावा भूमंडलीय तापन है, अम्लीय वर्षा है। इस 4 टॉपिक को बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और पूरी एकदम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट से लेकर के आगे चलने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपसे एक ही आग्रह है, एक ही उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप लोग लाइक तो कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि पर्यावरण पर प्रारंभ में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और ध्यान न देने की वजह से लोग इसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से अनर्गल उपयोग करने लगे, यानी कि अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हो गए उसको काटना, और ऐसे कह सकते हैं ऐसे हानिकारक पदार्थ का प्रयोग करने लगे जो कि हमारे पर्यावरण के लिए एकदम हानिकारक है। और लोग वनों को काट कर अपने जीवन की कह सकते हैं कि मूलभूत इकाई को पूरा करने लगे। इसी के संदर्भ में हालांकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम अपनी पेट भर सकते हैं लेकिन पेटी नहीं भर सकते। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव में क्या होता है हम लोग उसी को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हरित गृह प्रभाव क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वह किरणें लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कर देते हैं। देखिए जैसे होती है, आप किसी बंद पैक गाड़ी में आप लोग रहते हैं तो क्या महसूस करते हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक लगती है। देखिए क्या होती है, ये जो गाड़ी होती है, अब गाड़ी में क्या होता है शीशा लगा होता है। अब देखिए जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं लघु तरंगे। इसको क्या कहते हैं लघु तरंगे। जब यह प्रकाश की किरणें किसी सतह से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन होने के पश्चात वह लघु तरंगे दीर्घ तरंगों में बदल जाती हैं। लघु तरंगे दीर्घ तरंगे में बदल जाती हैं। हाँ दोस्तों, लघु तरंगे किस तरंगे में बदल जाती हैं, दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे, और इसी दीर्घ तरंगों को क्या कहते हैं अवरक्त तरंगे। इसी दीर्घ तरंगों को क्या कहते हैं अवरक्त तरंगे। तो हमने बात क्या किया कि जब सूर्य की प्रकाश
लघु तरंगों के रूप में आती है तो सतह से परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह दीर्घ तरंगों के रूप में बदल जाती है। तो अब देखिए यह जो शीशा लगा है, अब शीशा में तो अब शीशा का गुण क्या होता है कि लघु तरंगों को अपने से अंदर आने देता है लेकिन दीर्घ तरंगों को नहीं जाने देता है। तो वही प्रक्रिया है कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें लघु तरंगों के रूप में आई, शीशा अपने अंदर अवशोषित किया, लेकिन जब अवशोषित मतलब कि परावर्तन होने के पश्चात में किस तरंगों के रूप में हुआ, दीर्घ तरंगों के रूप में हुआ। जब यहाँ से परावर्तित होता है तो शीशा परावर्तन नहीं करने देता है, जिससे कि गाड़ी के अंदर बहुत अधिक गर्मी होने लगता है। तो यही कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं हरित गृह प्रभाव में। और इस शीशे का प्रयोग सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये शीशे का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ठंडी प्रदेशों में होता है जहाँ पर कि बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो वहाँ से जब दीर्घ तरंगे आते हैं शीशे के रूप में, सॉरी लघु तरंगे आते हैं शीशे के रूप में और शीशे में पैक हो जाती हैं, तो वहाँ पर प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो हरित गृह गैसों के लिए प्रभाव कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती हैं, तो 60% हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो अभी तक पर्यावरण में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई है। तो कितने % हुई है, पहले कितना था, तो पहले था 0.29% पहले था, लेकिन अब कितना वृद्धि हुआ है, 0.01% वृद्धि होकर के 0.30% हो चुका है इस समय। तो अब जानकर इतना आपको आश्चर्य होगा कि 0.01% की वृद्धि होने से आप समझ सकते हैं कि इतनी पर्यावरण में चेंजेस देखने को मिल जाता है। अब देखिए क्या है, उसके अलावा मीथेन गैस 20% जिम्मेदार है हरित गृह प्रभाव के लिए। अब आपको एक क्वेश्चन है कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलता है, उसको आप लोग बताइएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मीथेन गैस की, तो मीथेन गैस गोबर गैस प्लांटों में निकलता है, या फिर कह सकते हैं कि जीवाश्म इस मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर दबी दलदली स्थानों से निकलता है। दूसरी बात है कि ज्वालामुखियों से निकलता है मीथेन गैस। तीसरी बात है कि आप लोग कहावत एक सुने होंगे कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, तो जो भैंस पगुराती है उसके मुंह से भी निकलता है मीथेन गैस। इसके अलावा आप लोग को मालूम होगा कि जो धान की खेत होती है, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलता है। अब देखिए आगे, नाइट्रस ऑक्साइड किसके हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। उसके अलावा जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है और एरोसॉल है। एरोसॉल आपको मालूम होगा कि एरोसॉल कहाँ से निकलता है, तो एरोसॉल ज्वालामुखियों से एक लावा मैग्मा के रूप में निकलता है और पूरे वातावरण में जाकर के एकदम फैल जाता है, जिससे बादलों के रूप में निर्माण हो जाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश तो आता है लेकिन नीचे से नहीं जाता है, तो उससे क्या होता है, एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। उसको हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम देखिए इससे क्या होता है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, और यदि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है और बहुत अधिक मात्रा में कह सकते हैं एरोसॉल जब ऊपर जम जाता है, तो उससे क्या होता है, शीतलन हो जाता है। तो शीतलन किस प्रकार से होता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ज्वालामुखी हो गया, यहाँ से निकल रहा है इसे मैग्मा के रूप में और पूरी वातावरण में इस प्रकार से एरोसॉल फैल गया। अब जब एरोसॉल फैल गया तो प्रकाश आएगा और यहीं से टकरा करके चला जाएगा नीचे, प्रकाश आएगा ही नहीं, और जिससे कि ये पूरे का स्थान शीतलन के रूप में हो जाएगा, यानी कि पूरी प्रकाश किस रूप में हो जाएगा, शीतलन के रूप में हो जाएगा वातावरण। अब देखिए क्या होता है, ये तो बात हुई एरोसॉल की। अब हमारी अगली टॉपिक है भूमंडलीय तापन। अब देखिए भूमंडलीय तापन को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भूमंडलीय तापन क्या होता है कि ज्येष्ठ हरित गृह प्रभाव का ही एक परिणाम है भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखिए जब प्रकाश कह सकते हैं कि पूरे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया और क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये जब पूरी गैस पूरे पर्यावरण में बिखर जाएंगे, तो जब प्रकाश आएगा लघु तरंगों के रूप में और पूरे प्रकाश परावर्तन होने के पश्चात में जब ऊपर प्रकाश जाएगा, तो वहाँ जो गैसें होती हैं प्रकाश को ऊपर जाने ही नहीं देंगी। जब प्रकाश को ऊपर जाने ही नहीं देंगी तो जो गर्मी होगी, जो प्रकाश की गर्मी होगी, वो पूरे कह सकते हैं पृथ्वी के सतह पर ही फैलने लग जाएगा, जिससे कि उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, यानी कि पृथ्वी की जो औसत तापमान है
उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होने के पश्चात में क्या हो जाएगा कि कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या फिर कुछ लोगों के समझ में आएगा कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग से कुछ क्या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन इससे हो जाएगा कि जब नीचे की तापमान में बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी तो हमारा जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं बर्फ़ की चट्टानें हैं, वह पिघलने लगेंगी। जब पिघलने लगेंगी तो हमारी जो समुद्र की लेयर है, समुद्र की तल, पृथ्वी जो लैंड भूमि है उससे ऊपर आने लगेगा। जब उससे ऊपर आने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रहने का वातावरण हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ज़मीन जो हो जाएगी, ज़मीन की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे कि अब तब वो हो जाएगा जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सब पूरे जल से ही भर जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब तो लोग कह सकते हैं इतना अधिक जनसंख्या हो गया, अब रहने के लिए ज़मीन भी नहीं रहेगा, तो बहुत अधिक महामारी फैल जाएगी। तो वही बात है कि भूमंडलीय तापन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इसके देखिए हिमानी का पिघलना हो जाएगा, सागर में जल का उत्थान हो जाएगा, स्थल में कमी हो जाएगी और मौसमी दशाओं में परिवर्तन आ जाएगा। अब उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हरित गृह प्रभाव पढ़ा, भूमंडलीय तापन पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे, ओजोन परत। ओजोन परत हमारा यहाँ हो गया, भूमंडलीय तापन ये हो गया और हरित गृह प्रभाव हो गया। अब देखिए ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत क्या हो गया कि विश्व ओजोन दिवस सबसे पहले कहाँ किस डेट को मनाया जाता है। तो आप लोग को याद करने का एक मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा टेक्निक दे देता हूं कि विश्व ओजोन दिवस किस दिसंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस। और देखिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक ने हमें सिखाया है एक अंडा और अंडे के ऊपर एक लगा दो डंडा और एक बगल में खींच दो खड़ी पाई। ये हो गया 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को क्या हो गया, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या समताप मंडल में स्थित है। देखिए ओजोन मंडल, जो ओजोन परत होती है, किस मंडल में स्थित होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास कर देते हैं। देखिए क्या है ओजोन परत, ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, माना कि हमारा यहाँ पर भारत स्थित है। अब देखिए एक जो होता है इसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसको क्या कहते हैं, एक जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके अलावा जो होता है इसको क्या कहते हैं, समताप। यहाँ दिखाई तो नहीं देगा ना, समताप मंडल। अब देखिए समताप मंडल, ये नीचे क्षोभ मंडल हो गया, ऊपर समताप मंडल हो गया, और इसी के बीच में हमारी स्थित होती है ओजोन परत। इसी के बीच में हमारी क्या स्थित होती है, ओजोन परत। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर के रेंज में हमारी ओजोन परत की मोटाई कह सकते हैं ओजोन परत होती है। अब ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है, तो डाप्सन में नापा जाता है। अब बात आती है कि डाप्सन क्या होता है, तो डाप्सन होता है, एक डाप्सन इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। एक डाप्सन इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर होता है। अब देखिए होता क्या है, सूर्य की प्रकाश होती है, सूर्य की प्रकाश में कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। अब देखिए उस किरणों को क्या कहता है, ये जो कह सकते हैं समताप मंडल में स्थित, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में स्थित ओजोन परत होती है, ये प्रकाश जब आता है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, तो उसको अपने सतह से ही परावर्तित करके फिर ऊपर आसमान में भेज देता है। लेकिन बात तो यह है कि जो हमारी ओजोन परत होती है, यह ओजोन परत का क्षरण होने लगा है। क्या होने लगा है, उसको कह सकते हैं अपरदन होने लगा है। तो देखिए क्या हुआ कि अच्छा चलिए अच्छा ना कि उसका क्या होने लगा है, क्षरण होने लगा है। अब बात आती है कि इसकी कह सकते हैं गंध किस प्रकार से होती है, तो गंध सड़ी मछली के जैसे होती है और इसका रंग क्या होता है, नीले रंग का होता है। और इसी कारण है, इसी का कह सकते हैं 60% वजह है कि आसमान हमारी नीला दिखाई देता है। देखिए अब बात आती है कि जब इसका क्षरण होने लगा है तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र देखने को मिला था। कब, 1885 ईस्वी को ओजोन अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। अब देखिए ओजोन का क्षरण किस प्रकार से होता है, तो ओजोन का क्षरण होता है, ओजोन
के ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं ओजोन में, O3 इक्वल टू O2 प्लस में O। ये देखिए हमारी ओजोन की बनने की प्रक्रिया है और विखंडन की प्रक्रिया है। देखिए क्या है, हमारी O3 क्या है, इस प्रकार से बनती है और इस प्रकार से O2 प्लस O में विखंडित होने लगती है। लेकिन बात यह है कि बनने की प्रक्रिया और विखंडन की प्रक्रिया दोनों इक्वल रहेगा, तब तक तो हमारा ओजोन परत एकदम मेंटेनेंस रहेगी। लेकिन हमारी जुड़ने की प्रक्रिया कम हो जाएगी और टूटने की प्रक्रिया बहुत अधिक हो जाएगी। जब टूटने की प्रक्रिया बहुत अधिक हो जाएगी तो हमारी जो ओजोन परत होती है वह क्षरण होने लगेगा। लेकिन तोड़ने की प्रक्रिया जो अधिक होगी वह किसकी वजह से होगी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्या कहा जाता है, फ्रियान। हाँ जी दोस्तों, फ्रियान कहा जाता है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि नियॉन का होता है, तो नियॉन वो अलग होता है, इसको क्या कहा जाता है, फ्रियान कहा जाता है। किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रतीक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो वहीं रेफ्रिजरेटर के इंजन में होता है, जो फ्रिज होता है उसी में इसका यूज होता है। तो बात ये हो गई कि हमारी टूटने की प्रक्रिया और जुटने की प्रक्रिया इक्वल होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 1885 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र को देखा गया। अब देखिए ओजोन क्षेत्र को देखा गया, तो अब ओजोन क्षेत्र को देखने के पश्चात में माना जाता है कि यदि 500 डाप्सन से कम उसकी मोटाई हो गई, कितनी डाप्सन, 500 डाप्सन से कम उसकी मोटाई हो गई, तो उसको छिद्र युक्त माना ही जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको जब एकदम खत्म हो जाएगा तभी छिद्र युक्त माना जाएगा। 500 डाप्सन, अब एक डाप्सन में 0.1 मिलीमीटर होता है, तो 500 डाप्सन से अंटार्कटिका के क्षेत्र में देखा गया, वहाँ पे क्या होगा कि क्षरण होने लगा है। अब देखिए प्रभावित करने वाली गैस कौन है, CFC हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आप लोग सुन करके हंसते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और हाइड्रोकार्बन हो गया। इस के प्रभाव से कह सकते हैं ओजोन का क्षरण होने लगा है। अब देखिए 1885 में सबसे पहले अंटार्कटिका में 1885 ईस्वी में छिद्र देखा गया। अब जब छिद्र देखा गया तो पूरी भारत के लोग आश्चर्यजनित हो गए, ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए 1885 ईस्वी में एक सम्मेलन होता है जिसे वियना का सम्मेलन कहते हैं। यह प्रथम वैश्विक सम्मेलन के रूप में भाग लिया जाता है। तो 1885 ईस्वी में एक सम्मेलन होता है, और वो किस दिन को होता है उसको भी याद कर लीजिएगा। तो 16 सितंबर 1885 को एक सम्मेलन होता है, और उसी दिन के याद करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाने लगा। अब देखिए उसके 2 साल बाद ही 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में होता है, इसका निर्माण किया गया। अब इसका निर्माण किया गया, इसमें नियम कुछ शर्तें लागू किया गया होगा। इसमें नियम शर्तें क्या लागू किया गया कि कह सकते हैं कि पूरी देशवासियों को कहा गया कि अपने अपने देश में CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका सबसे कम उपयोग किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1987 ईस्वी में नियम बना। अब देखिए ये नियम जो है, अब उसी नियम को समय समय पर चेक करने के लिए एक प्रकार से सम्मेलन बुलाया जाता है, बैठक होती है। और अगली बैठक कब हुई चेक करने के लिए कि 1989 ईस्वी में बैठक होती है। कहाँ पे, हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी है। तो फिनलैंड के हेलसिंकी में 1989 ईस्वी में एक बैठक होती है कि हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका कुछ कम यूज हो रहा है कि नहीं। इसी की याद में समय समय पर बैठकें होती हैं। तो अभी तक 3 बैठकें हुई हैं, और 3 बैठकों को आप लोगों को याद करना होगा। अब दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात कि करंट के इशू में इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनें बनती हैं। तो देखिए जो 2019 का थीम था, पर्यावरण 16 सितंबर का जो थीम था 2019 में, वह क्या था, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे 32 वर्ष एवं उपचार। यह क्या थी, एक प्रकार से कह सकते हैं थीम थी। तो इसको याद कर लीजिएगा, 2019 का थीम था 32 वर्ष एवं उपचार। ये 32 वर्ष कहाँ से है, तो 1987 में 32 जोड़ देंगे तो 1919 आ जाएगा, 2019 आ जाएगा। यानी कि 1987 से लेकर के 32 वर्ष हुआ है, और वहीं 32 वर्ष
और एवं उपचार के रूप में यहाँ का थीम रखा गया है। अब देखिए चलते हैं आगे, अम्लीय वसा के संदर्भ में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अम्लीय वसा एसिड रेन जिसे कहा जाता है। सर्वप्रथम यदि बात करें एसिड रेन को नाम देने वाले या फिर कह सकते हैं एसिड रेन को बताने वाले, तो वह है सबसे पहले 1872 ईस्वी में उन्होंने संकल्पना दिया, जिसे रॉबर्ट अंगुस ने दिया। किसने? रॉबर्ट अंगुस ने दिया। अब आगे चलते हैं, जीवाश्म ईंधन जो कि कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो जीवाश्म ईंधन निकलती हैं उससे, और हो गया ज्वालामुखी से, और कह सकते हैं दलदल से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है यह पूरे आसमान में कह सकते हैं एक प्रकार से फैल जाती है। जब आसमान में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता बहुत अधिक हो जाती है और जब ऊपर से जल गिरता है तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एक प्रकार से रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ हो गया जल, हो गया ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जब जल और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं प्रबल अम्ल की उत्पत्ति होती है, यानी कि प्रबल अम्ल के रूप में चेंज हो जाते हैं, जिसे H2SO4 कहा जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है इसे। दोस्तों आज की हमने क्लास में बस कितना सीखा है कि पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे के बारे में हमने चर्चा किया है। इसमें हमारी जो पर्यावरण के विषय में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से चुनौतियां हैं, उसको देखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हेडिंग था हमारा हरित गृह प्रभाव। सेकेंड नंबर का जो हमारा हेडिंग था वह था ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड नंबर का जो हेडिंग था वो हमारा था, कह सकते हैं कि ओजोन परत, ओजोन परत और ओजोन परत का क्षरण। फोर्थ नंबर का जो हमारा हेडिंग था वो था अम्लीय वसा। दोस्तों आज हमारी इसी 4 क्लास पर बेस्ट हमारी क्लास हुई है और उम्मीद चाहता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। दोस्तों ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसको हमने कंटिन्यू रखूँगा। दोस्तों यदि आपसे एक ही आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।